हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लच से स्टार्ट करते हैं। क्लच के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो जो थ्योरीज़ हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या होता है? तो जब कोई भी क्लच या फिर क्लच में क्लच या बेयरिंग हो, जब कोई क्लच या बेयरिंग जब न्यूली होगा, जब वो नया होगा, उस टाइम जो कांटेक्ट होगा सरफेस के बीच में वो अच्छा होगा। ठीक है, सरफेस के बीच में कांटेक्ट अच्छा होगा। इनफैक्ट थ्रू आउट द सरफेस कांटेक्ट अच्छा होगा। ठीक है, और सरफेस कांटेक्ट अच्छा होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है, जो रबिंग सरफेस के बीच में जो प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और प्रेशर यूनिफॉर्म होने की वजह से इसको हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई भी क्लच का कंपोनेंट हो या बेयरिंग का कंपोनेंट हो, जब वो नया होता है तो नया होने की वजह से जो कांटेक्ट होता है, सरफेस कांटेक्ट, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है सरफेस कांटेक्ट। और यूनिफॉर्म होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है वो भी दो रबिंग सरफेस के बीच में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। इसीलिए इसको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कहते हैं। और ये जितना भी पुराना क्लच या बेयरिंग होगा उसके लिए ये वैलिड नहीं है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज़ नॉट वैलिड फॉर ए ओल्ड क्लच एंड कंपोनेंट। ओल्ड क्लच या बेयरिंग में ये यूज़ नहीं होता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग इसका जो भी अभी समझे हैं उसी चीज़ को लैंग्वेज में देख लेते हैं कि व्हेन द मेटिंग कंपोनेंट इन ए क्लच बेयरिंग आर न्यू, जब वो नया होगा, देन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस मे बी गुड। ठीक है, तो वो जो कॉन्टैक्ट होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। ओवर द होल सरफेस, पूरा सरफेस में। इट मीन्स डैट द प्रेशर ओवर द रबिंग सरफेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब होगा कि जो प्रेशर है ना, रबिंग सरफेस के बीच में, वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्रेशर। और इसीलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कहते हैं। दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड फॉर ओल्ड क्लच बेयरिंग बिकॉज मेटिंग सरफेस मे हैव अनइवन फ्रिक्शन। कि जब ये पुराना हो जाता है तो दो मेटिंग सरफेस के बीच में क्या होगा? अनइवन फ्रिक्शन हो सकता है, कि फ्रिक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा। किसी एक साइड एरिया में क्या हो? वियर टियर हो जाए। जैसे कि अगर हम लोग चप्पल यूज़ करते हैं तो चप्पल में देखिएगा कि एक अजीब सा पोर्शन होता है जिसमें एक साइड में लगभग बिल्कुल भी उसमें वियर टियर नहीं होता है, एक साइड थोड़ा सा कॉर्नर टाइप साइड में, है ना, और एक साइड में काफ़ी ज़्यादा वियर टियर होता है। तो जब हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हम लोग यहाँ बेयरिंग का भी, क्लच बेयरिंग में भी जब यूज़ हो जाता है तो इसमें अनइवन फ्रिक्शन आ जाता है, अनइवन फ्रिक्शन। इसीलिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इसमें अप्लाई नहीं हो पाता। द कंडीशन एज्यूम डैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम। इस कंडीशन का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो सेम होगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सेम होगा। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर? दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लोड बाय एरिया, है ना, फोर्स बाय एरिया या लोड बाय एरिया आप इसको कह सकते हैं। तो जो प्रेशर है वो लोड बाय एरिया विच इज़ कांस्टेंट, यही है आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। यहाँ पे W क्या होगा? लोड होगा, LOAD लोड, और A एरिया होगा। ठीक है, तो W बाई A लोड बाई एरिया होगा। P इज नथिंग बट ए प्रेशर। ओके, दिस विल बी कांस्टेंट। तो ये आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हो गया। अब जब हम लोग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्लच एंड बेयरिंग में, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी बेयरिंग या क्लच पुराना हो जाएगा, ठीक है, पुराना हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें क्या होता है? दो रबिंग सरफेस के बीच में क्या होगा कि उसमें जो वेलोसिटी होगा दोनों का, क्लच और बेयरिंग दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? सेम नहीं रहेगा, वो अनयूनिफॉर्म हो जाएगा वेलोसिटी। और उसमें जो फ्रिक्शन है वो भी क्या होगा? अनयूनिफॉर्म होगा। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि फ्रिक्शन जो होगा वो भी अनयूनिफॉर्म होगा, और फ्रिक्शन अनयूनिफॉर्म होने की वजह से प्रेशर भी अनयूनिफॉर्म होगा। ठीक है, प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा। तो जब हम लोग कोई भी पुराना क्लच या बेयरिंग जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम में क्या होता है कि हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि जब हम लोग एक ओल्ड क्लच या बेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम में जो प्रेशर और जो वेलोसिटी है, प्रेशर और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को कांस्टेंट माना जाता है। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या किया जाता है? एक एजम्पशन माना जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ क्या बताएं, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में हम लोग जितना भी पुराना क्लच या बेयरिंग है उसका उसमें इस्तेमाल होता है। तो पुराना क्लच एंड बेयरिंग में ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ना तो आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी और प्रेशर इन दोनों को अगर प्रोडक्ट कर देंगे
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का यूनिफॉर्म आएगा, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो उस टाइम जो वियर होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो प्रेशर और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में। समझ आ रहा है? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी। अब आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, कि जब कोई भी बॉडी अगर किसी एंगुलर पाथ में मूव करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बट लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बट लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। आपको एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी समझ तो आ रहा है ना। v इज अवर लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज अवर एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस विल बी कांस्टेंट फॉर कोई भी बॉडी जब हम लोग का एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, बट ये जो है वो चेंज करेगा, वेरी करेगा ये। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में। अब आपको वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पता है, ओमेगा इंटू आर पता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में कि प्रेशर इंटू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। अब ओमेगा क्या है, मैंने क्या बताया, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो बचा क्या, तो हम लोग का बचेगा क्या, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी प्रेशर नहीं, लेट मी अगेन। जैसे आपको यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या बताया कि प्रेशर और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब प्रेशर और वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर करना है। अब इसमें ओमेगा को कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर इंटू आर रखना है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट होगा और यहाँ भी कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर इंटू आर कांस्टेंट होगा, फाइनली आपका यही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं करेगा, तो इसको उठा करके इस साइड में ले आएंगे तो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए उसको उधर ले जाता है। तो यही है आपका यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। अब जो भी मैं समझाया हूँ उसी चीज़ को यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि व्हेन द क्लच बेयरिंग बिकम ओल्ड आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर ए गिवन पीरियड देन ऑल पार्ट्स ऑफ द रबिंग सरफेस विल नॉट मूव विथ अ सेम वेलोसिटी। तो जितना भी रबिंग सरफेस है वो सब सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, क्योंकि अनइवन वियर एंड टियर होता है। The velocity of the rubbing surface increases with the distance from the axis of the rotating element। आपको पता है कि वेलोसिटी अगर हम लोग किसी भी एंगुलर बॉडी का निकालेंगे तो जैसे ही हम लोग किसी भी, जैसे एक ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया सेंटर से जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, और अगर दूर चले जाएंगे तो और वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पता है आपको, ओमेगा आर। आप सेंटर से जितना दूर जाइएगा आर उतना बढ़ेगा, और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। और जितना दूर चलते जाएंगे क्या होगा, वेलोसिटी अपना बढ़ते चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस इंक्रीजेज विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट। इट मीन्स दैट द वियर मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट रेडियाई, कि जो वियर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट रेडियाई में अलग अलग वियर एंड टियर होगा। एंड रेट ऑफ वियर डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और कितना वियर होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। एंड वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस, यही दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, प्रेशर और वेलोसिटी पर। इसीलिए एक एजम्पशन माना गया है, इट इज़ एज्यूम दैट द रेट ऑफ वियर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस। कि अगर हम लोग प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ रबिंग सरफेस, वेलोसिटी का दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, दिस कंडीशन एज्यूम दैट द रेट ऑफ वियर इज यूनिफॉर्म। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म वियर होने का जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर इंटू वेलोसिटी जो डेरिवेशन हम बताए थे वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कि प्रेशर इंटू, मैं यहाँ फिर से आपके लिए कर देता हूँ ताकि आप नोट्स बनाने में आपके लिए आसानी हो, कि प्रेशर इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और प्रेशर इंटू ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ से आप पी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पूरा आपका हो गया। तो यहाँ से फाइनली आप देख रहे हैं पी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग ला रहे हैं, यहाँ से पी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर पी इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड आर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। ओके,
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, और होप आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ क्लच। क्लच के बारे में मैं पहले ही आपको ब्रेक, डायनेमोमीटर और क्लच का डिफरेंस बता चुका हूँ। तो इसमें भी आप क्लच का डेफिनेशन देख सकते हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग इंगेज और डिसंगेज करते हैं। दो रोटेटिंग शाफ्ट को इंगेज या डिसंगेज करने के लिए क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन स्पेशली फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट, और इसका काम होता है पावर ट्रांसमिट करना ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में ज़्यादातर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्लच, अगर क्लच का कहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वन, क्लच कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट टू रोटेटिंग शाफ्ट, पहला एप्लीकेशन तो यही हो गया। नेक्स्ट है कि इट कैन डिसंगेज, अगर हम लोग इसको डिसंगेज करते हैं तो क्या होता है, दिस अलाउ इंजन क्रैकिंग एंड परमिट द इंजन टू रन विदाउट डिलीवरिंग पावर टू द ट्रांसमिशन, कि अगर हम लोग डिसंगेज करते हैं तो क्या होता है कि बिना कोई नुकसान के आसानी से क्या होता है कि हम लोग बिना पावर का ट्रांसमिशन किए हुए, जैसे आप अगर बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आप बाइक चला रहे हैं और अचानक से आप पूरा क्लच ले लीजिएगा तो क्या होएगा कि इंजन से पावर आपका टायर में नहीं जा रहा है लेकिन आपका गाड़ी चल रहा है। इंजन से आपका टायर में पावर नहीं जा रहा है, ट्रांसमिशन नहीं जाएगा, लेकिन आपका गाड़ी क्या होगा, चलेगा, फंसेगा नहीं। आप अगर उसको गुड़काएंगे तो गुड़केगा, आप अगर उसमें बैठे हुए हैं चला रहे हैं तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये डिसंगेज होने का ये एक एडवांटेज है। डिसंगेज करने के बाद जो है वो मतलब व्हील पूरा फ्री हो जाता है। डिसंगेज होने के बाद जो व्हील है हमारा वो पूरा फ्री हो जाता है, वो मूव कर सकता है। तो ये इसका क्या आएगा, एडवांटेज में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा। नेक्स्ट है वाइल डिसंगेज इट परमिट द ड्राइवर टू शिफ्ट द ट्रांसमिशन इनटू द वेरियस गियर अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग कंडीशंस। आपको पता होगा कि जब हम लोग डिसंगेज करते हैं क्लच दबाने के बाद ही हम लोग गियर चेंज करते हैं। तो ये क्लच का ही एक एप्लीकेशन है कि हम लोग क्लच ले करके गियर को चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग क्लच बिना लिए अगर गियर चेंज करेंगे तो क्या आएगा कि गियर हमारा टूट जाएगा, है ना। मेरा मतलब क्लच जो है वो टूट जाएगा। दो रोटेटिंग शाफ्ट में सडन हम लोग का नहीं हो पाता है कनेक्शन डिसकनेक्शन, लेकिन क्लच की मदद से हम लोग ये काम कर पाएंगे, गियर चेंज कर पाएंगे, व्हील को फ्री कर पाएंगे, ठीक है। While engaging the clutch slip momentarily, this provide a smooth engagement and less shock on the gear। कि जब हम लोग इंगेज करते हैं तो इंगेज करने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लच लेना पड़ता है। इंगेज करने के लिए भी क्लच लेना पड़ता है, और इसमें भी जो हम लोग का शॉक होगा, शॉक लगेगा। अगर दो रोटेटिंग शाफ्ट में एक रोटेटिंग शाफ्ट को स्टैटिक शाफ्ट के साथ जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका भी दो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता हुआ शाफ्ट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आप क्लच लेकर के करेंगे तो ये स्मूथली उसको क्या करेगा, इंगेज और डिसंगेज कर सकता है। तो ये भी आपका एप्लीकेशन में आ गया। अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच देखेंगे तो क्लच का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, तो ये करता क्या है कि ये फ्रिक्शन की मदद से क्या करता है, दोनों को, दो रोटेटिंग शाफ्ट को कनेक्ट कर देता है, और उसमें, है ना, कनेक्ट कर देता है और उन दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव करने के लिए बाध्य करता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि व्हेन टू रिवॉल्विंग फ्रिक्शन सरफेस आर बाउट इनटू कांटेक्ट, जब दो फ्रिक्शन सरफेस को कांटेक्ट में लाया जाएगा, द प्रेशराइज्ड देन दे आर यूनाइटेड, जब उसको प्रेशराइज्ड करेंगे, दबाएंगे तो दोनों क्या आएगा, जुट जाएगा, एंड स्टार्ट टू रिवॉल्विंग एट द सेम स्पीड, और वो सब स्टार्ट कर देगा कि सेम स्पीड से मूव करना। पहले दोनों का स्पीड अलग था। ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम, फ्रिक्शन फोर्स की मदद से क्या आएगा कि दोनों अब सेम स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन एरिया, प्रेशर एंड मटेरियल बिटवीन देम, कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये किस पर डिपेंड करेगा कि एरिया क्या है, प्रेशर क्या है और मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, इस पर डिपेंड करेगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया कि व्हेन टू रिवॉल्विंग फ्रिक्शन फोर्स, जब दो फ्रिक्शनल सरफेस को एक दूसरे के टच में लाएंगे और दोनों को प्रेशराइज करेंगे तो दोनों क्या आएगा, जुट जाएगा, और प्रेशर फ्रिक्शन होने की वजह से दोनों सेम स्पीड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एरिया, प्रेशर या मटेरियल जो उन दोनों के बीच में यूज़ है इस पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग क्लच का डिफरेंट टाइप्स देखेंगे तो हम लोग के पास बहुत तरीके का क्लच है, जैसे कि फ्रिक्शन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, डायफ्राम क्लच, डॉग एंड स्लिप क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच और हाइड्रोलिक क्लच और फ्री व्हील क्लच।
तो ये काफ़ी 12 प्रकार का क्लच हम दिखाया हुआ है यहाँ पे। फ्रिक्शन क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, डाइफॉर्म क्लच, डॉग एंड स्प्लाइन क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच, हाइड्रोलिक क्लच एंड फ्री व्हील क्लच। बट इन सब के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। हम लोगों को एक स्पेसिफिक 5-6 पढ़ेंगे हम लोग, जो सिलेबस में है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।